हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है रेफरेंस फ्रेम और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता क्या है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बच्चों ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी आइसोलेटेड बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है। ठीक है, मतलब सीधा सा बोलेंगे, कोई भी आइसोलेटेड बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करती है? मूव करती है। अच्छा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी मतलब उस बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? जीरो। समझ में आया? इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है या नेट फोर्स उस बॉडी पे हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर हो गया? मतलब अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट करेगा, इस पे बैलेंस फोर्स एक्ट करेगा। समझ में आया? अब क्लियर? यहाँ पे देखो, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को हम इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से भी क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज का जो टॉपिक है वो है रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, अब रेफरेंस फ्रेम कंसीडर करने से पहले हमको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। वो टर्म्स क्या हैं? सबसे पहले कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसको अगर हमको रेफरेंस फ्रेम कंसीडर करना है तो हमको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स का मतलब है पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया? पोजीशन का मतलब आपको पता है, आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी का मतलब पता है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इन्हीं सब के मोशन को हम डिस्क्राइब करके बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही तो होता है। ठीक, इतना नोट करो, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहां पे हमको क्या करना है? दो रेफरेंस फ्रेम कंसीडर करने हैं। तो पहला डायग्राम ये रहा, ध्यान से देखो, ये वाला वाई एक्सिस हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, और ये फ्रेम है एस। ठीक है, एक और फ्रेम लेते हैं, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, और ये वाला फ्रेम है हमारा फ्रेम एस डैश। ठीक है, इन दोनों फ्रेम में क्या है? जो दोनों फ्रेम है एस और एस डैश, ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल है। ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल है। अब कंडीशन देखो, जो फ्रेम एस डैश है ये पैरेलल तो है, लेकिन इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये लगातार मूव कर रहा है, या ऐसे कह दो ये फ्रेम एस है, ये लगातार क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? अब देखो, यहां पे हमने कोई फ्रेम एस में एक ऑब्जेक्ट माना। ठीक, अब यहां पे क्या किया? हमने दो ऑब्जर्वर लिए, दोनों ऑब्जर्वर कहां हैं? ओरिजिन पे हैं, अब वो सेम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ध्यान से सुनना। ठीक, तो इसके लिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ये, जिसको नाम दिया आर। ठीक, फ्रेम एस डैश के लिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये वाला, जिसको हमने नाम दिया आर डैश। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? मैं सही से बना रहा हूं, इनका रिजल्टेंट वेक्टर यही तो होगा। दोबारा से बना रहे, ठीक है, सही नहीं बना, दोबारा से बना रहे। देखो, ये आर है और ये फ्रेम एस डैश का है, आर डैश, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया। ठीक है, अब यहां पे देखो, हम इक्वेशन बनाएंगे जब ऑब्जेक्ट कहां से है? फ्रेम एस में है, तो उसके लिए हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर। ठीक, किसके बराबर होगा? ऑब्जेक्ट आर डैश, सॉरी, फ्रेम एस डैश में जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो किसके बराबर है? आर डैश। ठीक, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? कैपिटल आर। अगर हमें आर डैश चाहिए तो हम क्या करेंगे? आर माइनस कैपिटल आर कर देंगे। वेक्टर है तो डायरेक्शन लगा दो, अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझो। ठीक, अब ये कंडीशन हमको मिल गई। अच्छा, इस कंडीशन से हम करेंगे क्या? इस कंडीशन से हम ये पता लगाएंगे कि जो दोनों फ्रेम में
पोजीशन वेक्टर हैं वो आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैंने बताया था, काइनेमैटिक्स में चाहे पोजीशन लो, चाहे वेलोसिटी लो, चाहे एक्सेलरेशन लो, उसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमको क्या करना है, कंसीडर करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और अच्छे से समझने वाली है, वो बात ये है कि ये जो फ्रेम एस मूव कर रहा है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। समझ में आया? अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो यहाँ पे लिख दें v इज आ कांस्टेंट, या वेक्टर v इज आ कांस्टेंट। ठीक, अब जो इसका फ्रेम एस डैश का रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर है वो कौन सा है हमारे पास, r डैश। ये किसके बराबर हो जाएगा, r डैश एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम लेंगे, ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हम ये हो जाएगा r नॉट प्लस, अब इलैप्स्ड मोशन ड्यू टू अ कांस्टेंट वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, प्लस इलैप्स्ड मोशन ड्यू टू अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कंसीडर करेंगे। यहां तक कोई तकलीफ, इस इक्वेशन में कोई तकलीफ नहीं ना। ठीक, ये किसके बराबर था, अगर हम r एज अ फंक्शन, देखो फ्रेम s डैश में देखो, अगर r डैश लिया तो उसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कंसीडर करेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन के लिए ये कितना हो जाएगा, r नॉट प्लस इलैप्स्ड मोशन ड्यू टू अ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ये लगातार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में? तो इस केस में हमको क्या पता चला, इस केस में हमको ये पता चला कि जो पोजीशन वेक्टर है आपस में दोनों डिफरेंट फ्रेम में वो आपस में रिलेट करते हैं। कैसे, अगर फ्रेम एस में, ध्यान से सुनना, अगर फ्रेम एस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फ्रेम एस डैश में वो ऑब्जेक्ट हमको मूव करता हुआ अपीयर होगा। यहां तक बात समझ में आई? मतलब अगर फ्रेम एस डैश में ऑब्जेक्ट या यहां पे वेलोसिटी या पोजीशन वेक्टर 0 पे है तो इस फ्रेम एस डैश में वो ऑब्जेक्ट हमको मूव करता हुआ दिखेगा। मतलब यहां पे ऐसे समझो, अगर कैपिटल आर नहीं, यहां पे देखो जो आर है, आर क्या है, फ्रेम एस का पोजीशन वेक्टर है, आर डैश क्या है हमारा, फ्रेम एस डैश का पोजीशन वेक्टर है। अगर आर कांस्टेंट है, ठीक, एस फ्रेम का स्मॉल आर कांस्टेंट है, तो आर डैश जो होगा, ठीक, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। मतलब जो एस फ्रेम में बॉडी है रुकी हुई हमको नजर आ रही है, वही एस डैश फ्रेम में वो बॉडी मूव करती हुई नजर आएगी। यहां तक समझ में आया? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, यहां तक बात समझ में आई? ठीक, इससे हमको ये पता चलता है कि दोनों फ्रेम में जो पोजीशन वेक्टर है वो आपस में रिलेट करता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि जो वेलोसिटी है वो दोनों फ्रेम में कैसे रिलेट करेगी। वेलोसिटी कैसे रिलेट करेगी? तो आपको पता है जो वेलोसिटी है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर है। तो यहां पे हम कंसीडर करेंगे डी आर, इस वाली इक्वेशन को देखो, डी आर डैश बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आर बाई डी टी माइनस कितना हो जाएगा, कैपिटल डी आर बाई डी टी। क्लियर हुआ? कोई तकलीफ? इसके लिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस कैपिटल V। यही तो निकल के आएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि ऑब्जेक्ट यहां पे ओरिजिन में है, ओरिजिन पे है, तो फ्रेम s डैश में वो ऑब्जेक्ट, अगर ऐसे समझो, अगर जो v की वैल्यू 0 है, स्मॉल v, ये कैपिटल V है, ठीक है, स्मॉल v की वैल्यू, ये फ्रेम s है, ये फ्रेम s डैश का है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट की स्पेलिंग देखो, रिजल्टेंट वेलोसिटी है। देखो कैपिटल V क्या है, सुनो ध्यान से, कैपिटल V इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी फ्रेम s, कैपिटल V इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्रेम s डैश टू फ्रेम s, और v डैश क्या है, फ्रेम s डैश की वेलोसिटी है, और v क्या है हमारा, स्मॉल v, फ्रेम s की वेलोसिटी है। अगर v यहाँ पे 0 है, फ्रेम s की वेलोसिटी 0 है, तो फ्रेम v s डैश में जो वेलोसिटी होगी वो लगातार क्या होगी, चेंज होगी। मतलब डिफरेंट फ्रेम में, ठीक है, डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, डिफरेंट होगी। नोट करो यहाँ तक, गर्मी बहुत है बच्चा, नोट करो फटाक से।
यहां तक समझ में आया? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, मतलब डिफरेंट फ्रेम में जो वेलोसिटी हम मेजर करेंगे वो सभी की वैल्यू कैसी आएगी? अलग अलग आएगी। एक फ्रेम में ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो दूसरे फ्रेम में हमको मूव करता हुआ नजर आएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एक्सेलरेशन कैसे रिलेट करेगा? अब एक्सेलरेशन क्या है? डेरिवेटिव है वेलोसिटी का, तो dv डैश बाई dt किसके बराबर हो जाएगा? dv बाई dt माइनस d कैपिटल V बाई dt। ये क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी है। फिर से बता रहा हूं, रिजल्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम s टू s डैश टू s। ये क्या है? dv बाई dt क्या है? s डैश की वेलोसिटी। dv बाई dt क्या है? ये s फ्रेम की वेलोसिटी। समझ में आ गया? तो ये किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे ऊपर लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ dv बाई dv डैश बाई dt किसके बराबर हो जाएगा? a डैश बराबर, दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूँ देखो, dv डैश बाई dt इक्वल टू db बाई dt माइनस d कैपिटल B बाई dt। अब देखो मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर था जो, ठीक है, रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर था, ये भी कैसा था? कांस्टेंट था, ठीक। तो यहाँ पे जो dB बाई dt होगा ये भी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो ये टर्म तो किसके बराबर हो गया? 0 के। मतलब dB डैश बाई dt मीन्स a डैश किसके बराबर आ जाएगा? a के। मतलब जो फ्रेम s डैश का एक्सेलरेशन है वो फ्रेम s के एक्सेलरेशन के बराबर आ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्ट करेगा। मतलब अगर दोनों फ्रेम का एक्सेलरेशन सेम है तो मतलब जो फोर्स एक्ट करेगा दोनों फ्रेम में वो भी कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा। कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा। अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे आएगा? एफ ए डैश, ये फ्रेम एस का है, मैं बार बार लिख रहा हूं एस डैश का, सॉरी, और एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फ्रेम एस का है, ठीक। अब जाहिर सी बात है ये क्वांटिटी तो कट गया, तो ए डैश किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। अब यहां पे कंडीशन देखो, ए डैश ए के बराबर आ गया, मतलब फ्रेम एस डैश का एक्सेलरेशन फ्रेम ए के बराबर आ गया। मींस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यहां पे क्या हुआ? अप्लाई हुआ। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये क्या बताता है कि कोई भी आइसोलेटेड बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है और उन दोनों पे जो नेट फोर्स लगता है, ठीक है, वहां पर जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।